एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ के क्रिएटर को लोग बहुत ज़्यादा जज करता है, लेकिन वो इसी प्लेटफ़ॉर्म का लाखों लोग लाखों रुपया महीना कमा रहा है और उनका जो फाउंडर है वो करोड़ों रुपया महीना। तो दोस्तों एक ऐसा फाउंडर जिनके पास ना आईआईटी डिग्री है और ना ही सिलिकॉन वैली जैसे इन्वेस्टर का फंडिंग। एक सिंपल आइडिया, 10,000 का कर्ज और वही कंपनी आज बन गई है बिलियन डॉलर का एम्पायर। तो आज उन्हीं के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। दिस इज रियल स्टोरी ऑफ ओनली फैंस। दोस्तों आज हम लोग ओनली फैंस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जानेंगे जो कि बिज़नेस की दुनिया में कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद भी आज बिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है और मनी मेकिंग मशीन बन चुकी है। इस फ़िल्म का मेन हीरो है टिम स्टोकली जो कि एक लंदन में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था और वो शुरुआती से स्कूल और कॉलेज में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था कि पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, जीनियस है, टेक माइंडेड सेट है, वो सब नहीं, एक नॉर्मल बच्चा था। और वो शुरुआती से ही उनका नॉलेज जो था वो इंटरनेट प्रति काफ़ी ज़्यादा लगाव था। इंटरनेट के प्रति ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने के कारण उन्होंने कॉलेज खत्म होते ही एक स्मॉल बिज़नेस शुरू किया, ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशन, यानी कि वो शुरू होते ही खत्म हो गया। यानी कि सक्सेस से पहले ही फेलियर का टेस्ट, यानी कि ये टेस्ट चकना बहुत ही ज़रूरी होता है हर एक फाउंडर के लिए और उन्होंने उस चीज़ में चक लिया था। पिछला स्टार्टअप फेलियर होने के बाद टीम स्टोकली ने तो और नया प्लेटफॉर्म का शुरुआती करता है जिनका नाम होता है ग्लैम गर्ल्स और कस्टम फॉर यू। ग्लैम गर्ल्स जो होता है वो एक अडल्ट कंटेंट का नीच पे होता है प्लेटफॉर्म और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि बिजनेस में क्लियर नहीं होना और दूसरा होता है मोनेटाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इसलिए शुरू होता ही खत्म हो गया। यहीं से टीम स्टोकली के दिमाग में एक नया इल्यूजन क्रिएट होता है कि लोग फ्री का देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसी चीज़ का पैसा ले लो तो लोग चाह कर देखना चाहते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या है। तो वहीं से जन्म होता है एक नया प्लेटफ़ॉर्म का। टिम स्टोकली के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है कि उन्हें एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाए जहाँ पर क्रिएटर अपने फैन से डायरेक्ट पैसा कमा सके, ना ही बीच में कोई मिडलमैन आए, डायरेक्ट अपने फैन से कनेक्शन होगा, एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होगा। तो प्लेटफ़ॉर्म बनाने के लिए टिम स्टोकली को कुछ पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टर ढूँढा, अपनी फैमिली में ही $10,000 का कर्ज लिया अपनी ही फैमिली में। उसी समय एक नया प्लेटफ़ॉर्म का जन्म होता है जिनका नाम होता है ओनली फैन्स, जो आप लोग देखते हैं बहुत सारे क्रिएटर का। ओनली फैन्स लॉन्च होने के बाद रियलिटी ये था कि ना कोई एक्सप्लोजन था और ना ही कोई डायरेक्ट ग्रोथ, बहुत ही स्लो मोशन में हो रहा था। स्लो ग्रो होने का मेन रीजन ये था कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम उसमें डोमिनेट कर चुके थे और लोग सोच रहे थे कि हम क्यों पे करें किसी को देखने के लिए, लेकिन क्योंकि उस समय इंस्टाग्राम पर कोई हिलाने वाला नहीं था और अभी के समय में इंस्टाग्राम पे बहुत सारा लोग हिलाने वाला है और दिखाने वाला है और एक्सक्लूसिव कंटेंट ओनली पॉइंट्स पे डालते हैं तो लोगों को देखने को मिलता है और हिलाने को भी। फिर आता है एक बहुत बड़ा रिस्क और उनके बिजनेस का एक टर्निंग पॉइंट और एक मिस्टेक और उनका प्लेटफॉर्म हमेशा के लिए बैन किया जा सकता था किसी भी देश में वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उस समय उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर अडल्ट कंटेंट को अलाउ कर देते हैं। आप कुछ भी दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 100 रुपया कमाइए, 20 रुपया हमको दीजिए, 80 रुपया आप ले। क्रिएटर का अडल्ट कंटेंट के लिए तो ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड था, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर क्रिएटर अपना नंगापन दिखा सके। इसलिए ये जैसे ही प्लेटफॉर्म पे परमिशन मिलती है अडल्ट कंटेंट का, सारे क्रिएटर उन पे फ्रॉड होने लगे थे और एक ही दिन में और कुछ ही महीनों में एक्सप्लोड करने लगे थे ये प्लेटफॉर्म और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो गया था 1-2 साल में। बिज़नेस मॉडल ब्रेकडाउन, अब समझो इनका बिज़नेस का असली मॉडल। क्रिएटर अपना दूध डेयरी ओनलीफैंस पर अपलोड करते हैं, यूज़र पर मंथ सब्सक्रिप्शन खरीदता है, 20% ओनलीफैंस वाला रख लेता है कट मार के और 80% क्रिएटर को दे देता है, प्लस एक्स्ट्रा इनकम, टिप्स मिलता है, प्राइवेट कंटेंट मिलता है, पे पर व्यू मिलता है, प्लस स्ट्रीमिंग का मैसिव इनकम। फिर आता है 2020 में गोल्डन अपॉर्चुनिटी ओनलीफैंस के लिए, जहाँ पर कोविड में सारे लोग मर रहे थे, मार्केट क्रैश हो रहा था, हर देश का जीडीपी इकोनॉमी गिर रहा था, बहुत सारे लोग परेशान थे, फ्लाइट बंद था, लेकिन उसी समय ओनली फैंस का एक एक अलग दुनिया बन गया था। बहुत सारे लोग घर में बैठे थे, करते क्या, क्रिएटर लोग घर में बैठे पड़े थे। 2020 में दुनिया के लिए क्राइसिस था, लेकिन ओनली फैंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी और क्रिएटर के लिए लोगों को जॉब की नीड थी, क्योंकि जॉब चला गया था, लोगों को पैसा का इनकम था, सारे क्रिएटर लोग शिफ्ट होकर ओनली फैंस पे दिखा रहे थे, पैसा कमा रहे थे और लोग बोर हो रहे थे, इसलिए वहाँ पर जाकर देख रहे थे। काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया लॉकडाउन के समय में और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमाया। और फिर आता है बिग मनी ओनर चेंज। 2018 में एक और नया ट्विस्ट आ जाता है, लियोनिद रेडवेंस्की ने मेजॉरिटी स्टेक खरीदना शुरू कर दिया था ओनली फैंस में और 50% से ज़्यादा जिनका स्टेक होता है किसी भी कंपनी में तो उनका ओनर आपरूपी वो बन जाता है। उन्होंने एक्सपीरियंस ऑनलाइन बिजनेस माइंड को हायर करना शुरू कर दिया था और ओनली फैंस को एक स्केल कर दिया था और उसी समय से वो बन गया था ओनली फैंस प्रिंटिंग मशीन। फिर आता है ओनली फैंस का कंट्रोवर्सी, जहाँ पर पैसा होता है वहाँ पर प्रॉब्लम भी आता है। वहाँ पर प्रॉब्लम था पेमेंट कंपनीज का प्रेशर, बैंक का इशू और 2021 में अडल्ट कंटेंट बैन करने का डिमांड। अगर पूरी तरीके से अडल्ट कंटेंट बैन हो जाता तो ओनली फैंस पर दिखता क्या, लोग क्या देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं। क्रिएटर को तो इंस्टाग्राम पर तो थोड़ा बहुत ऊपर से नीचे देख ही लेते हैं, आखिर ओनली फैंस पर क्या करने के लिए जाएंगे। लेकिन किन्हीं कारण बस कंट्रोवर्सी उसी समय खत्म हो गया और कंपनी बाल बाल बच गई। आज समझो इस पार्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक, डीप बिजनेस मॉडल लेसन। मार्केट की डिमांड को इग्नोर मत करो, फेलियर से मत डरो, फेलियर से कुछ सीखो और रिस्क लेने से भी मत डरो। ओनली फैंस का डीप बिजनेस मॉडल को समझते हैं। उन्होंने शुरुआती में मार्केटिंग के डिमांड को इग्नोर नहीं किया और दूसरी बात वो रिस्क लेने से नहीं डरा और तीसरी बात फेलियर से उन्होंने कुछ सीखा, फेलियर से डरा नहीं। रिकॉर्डिंग रेवेन्यू सबसे पावरफुल है और क्रिएटर इस देश का इकोनॉमी हो सकता है फ्यूचर का। दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि आइडिया बड़ा होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपका एक्सपेक्टेशन बड़ा होना जरूरी है। रिस्क लेने से मत डरो, लोग क्या कहेंगे सोचने दो।